दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 23, जिसमें हम कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सराय नाहर और महदहा संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके विंध्य क्षेत्र की संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या फिर गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो आपको बताना है सराय नाहर राय और महदहा कहाँ से संबंधित हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, सराय नाहर और महदहा गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। देखिए, सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज केसी ओझा ने की थी। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ, 8 गर्थ चूल्हे पाए गए थे और यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4 मानवों को लिटाया गया है। और महदहा ये मध्य पाषाणी का स्थल प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और पट्टी तहसील के तत्कालीन परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए, प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सही उत्तर है सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इतिहास का विभाजन आप जानते हैं, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास 3 भागों में किया जाता है। और प्राग इतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य इतिहास क्या होता है, जिसमें लिपि के तो साक्ष्य हैं लेकिन अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण इसे कोई ऐतिहासिक संघर्ष निष्कर्ष नहीं निकलता है। और जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वो ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि अभी भी सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंगेज खां का समकालीन जो था वो इल्तुतमिश था। दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक और प्रथम सुल्तान माना जाता है और इसी के काल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म शाह के पुत्र जसासुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था और इल्तुतमिश ने मकबरनी की सहायता न करके मंगोल आक्रमण से बच गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। दोस्तों सूर राजवंश का संस्थापक शेरशाह जो था वो अफगानों की सूर जाति का था और 1540 में शेरशाह ने मुगलों को भारत से खदेड़कर सूर साम्राज्य की नींव डाली थी। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और शेरशाह का दूसरा पुत्र जमाल खां उसका उत्तराधिकारी हुआ और 1545 ईस्वी में इस्लाम शाह की उपाधि के साथ दिल्ली शासन गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था। तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों भारत में पहली बार 1868 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था और प्रथम वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर VKRV राव ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ऑप्शन देखिए, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे, या फिर सर ह्यूग व्हीलर। तो सही उत्तर है दोस्तों हैरसे। हैरसे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जिसके सदस्यों में लाला श्रीराम, जी.डी. बिड़ला और एम. विश्वेश्वरैया शामिल थे। तो सही उत्तर है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था 8 अगस्त 1942 को? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों बम्बई से। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो सही उत्तर है बॉम्बे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम। तो सही उत्तर है दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन देखिए जायरे, नाइजर, नील या फिर अमेजन। तो सही उत्तर है दोस्तों अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी, ये मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी 4700 किलोमीटर लंबी है और जाम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, मध्य अफ्रीका, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ एशिया कौन सा है? तो सही उत्तर है थार। दोस्तों थार रेगिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ से? ऑप्शन है अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के समय में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले लागू किया गया था? तो किस देश में सबसे पहले शून्य आधारित बजट लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जीरो बेस्ड बजट प्रारंभ हुआ था और बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नए यानी शून्य मानते हुए उसको नए सिरे से मूल्यांकन करना शून्य प्रणाली बजट कहलाता है और ये अमेरिका में शुरू हुआ था सबसे पहले। भारत की बात की जाए तो भारत में शून्य बजट जो है सबसे पहले शून्य आधारित बजट राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का और भाईचारे का। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय चक्र में राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है दोस्तों ये न्याय का प्रतीक होता है। न्याय के साथ साथ गतिशीलता का प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चक्र है और इसको राधाकृष्णन ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मिसमैच यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? मनी बिल अनुच्छेद 110 ये सही सुमेलित है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 सही सुमेलित है। न्यायिक पुनरीक्षण ये देखिए न्यायिक पुनरीक्षण जो है आर्टिकल 243 ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 137 में वर्णित है और इसके अलावा समान न्यायिक संहिता अनुच्छेद 44 ये आपका सही सुमेलित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू जो अनुच्छेद 243 दे रहा है ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 243 आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 243 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 137 में दी गई है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा के द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं इनको राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है। लेकिन देखिए इसमें जीवन के अधिकार को छोड़कर, देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 मूल अधिकार हैं स्वतंत्रता संबंधी, ये स्वतः निलंबित हो जाते हैं और भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है आपका राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को शामिल किया जाता है, सही है। राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है, ये भी सही है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है, ये भी सही है। और देखिए अगला है कि राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, ये आपका सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित किया जाता है और राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण और ऋण प्रबंधन से होता है। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, फेमा, सेबी, एमआरटीपी एक्ट या नन ऑफ द एबव। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में शेयर बाजार को सेबी जो है ये नियंत्रित करती है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो है सेबी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.3। प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में TFR कहा जाता है, ये 2.3 थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो आप जानते हैं वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वायु की शक्ति द्वारा बड़े बड़े पवन चक्कियों को चलाया जाता है और उससे उत्पन्न गतिज ऊर्जा से विद्युत जनरेटर जो है, जनरेटर नहीं ये डायनेमो बड़े चलाए जाते हैं, टरबाइन चलाकर उनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ऑप्शन देखिए, केवल द्रव के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो सही उत्तर है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो केवल प्रिज्मों के आर पार जाती हैं। दोस्तों CV रमन जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन जिसको कि रमन प्रभाव कहते हैं उनके लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और उनका ये जो सिद्धांत है उन किरणों पर से आधारित है या संबंधित है जो केवल प्रिज्मों के आर पार जाती हैं और वर्ण विक्षेपण के द्वारा वर्ण क्रम का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान की एक शाखा पूछ रहे हैं कि उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये है हर्पेटोलॉजी। देखिए हर्पेटोलॉजी में या विज्ञान की हर्पेटोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सही उत्तर है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का। तो सही उत्तर है सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। दोस्तों
हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। बेट्रोकोलॉजी हर्पेटोलॉजी की उपशाखा है जिसमें सिर्फ उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। और आप जानते हैं आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा मांसपेशी और अंगों से, या फिर जल से? तो सही उत्तर है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना हुआ है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 70% जल होता है और ये शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न देखिए, लाभ हानि के संबंधित जो आंकिक गणना है उससे संबंधित है। 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत जो होता है दोस्तों, इसका मान होता है 100 गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य। 100 गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य। तो जब इस पर आप इस पे फार्मूले को सेट करेंगे तो देखिए 2/5 गुणे 100 जब आप करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, 20 और ये 40 आ जाएगा। तो 40% अर्जित लाभ होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्याज दर से संबंधित है। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष और 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष है। और यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि कितनी होगी? तो T1 जो है, समय को गणना किया जाए T1 से, तो T1 2 वर्ष है और R1 यानी ब्याज की दर 4%, T2 4 वर्ष है तो R2 6% और T3 का मान 3 वर्ष अगर जो लें तो R3 का मान 8% हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना होता है? मूलधन गुणे R1 RT/100। तो आपको इसमें ऐसे करना है कि इसमें जब तीनों का जोड़ करना है, मूलधन और कोष्ठ में R1 RT/100 प्लस R2 T2/100 और R3 T3/100। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो मूलधन आपका हो जाएगा 2000 रुपये। तो सही उत्तर है, देखिए मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जब आप सही ढंग से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को तो आपका उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी? तो दोस्तों, रेलगाड़ी ए द्वारा हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने में लगा समय कितना है? 4 घंटे लगता है। 7 बजे से चलती है, 11 बजे पहुंचती है तो 4 घंटा। और बी द्वारा कितना समय लगता है? तो 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को आप कर सकते हैं 7/2 घंटा। तो हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 4 और 7.5 का जब LCM लेंगे तो ये 28 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी ए की चाल कितनी हो जाएगी? 4 घंटे समय लगाती है तो इसकी चाल हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर चलने में। और रेलगाड़ी बी की चाल जो हो जाएगी, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लगा लीजिए सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? तो 7-8 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी हो जाएगी 28 - 7 × 2 यानी 14 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर शेष 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा जो समय लिया जाएगा वो हो जाएगा 14/15 × 60। तो 15 चौका 60, 56 मिनट। तो 9:56 पे, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9:56 पे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात करिए। तो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r को माना जाए 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। वक्र का क्षेत्रफल जो होता है, जो सतह के वक्र का क्षेत्रफल का मान, इसका एरिया अगर जो ऐसे किया जाए तो उसका मान 2 पाई r
एच होता है, ये फार्मूला होता है। 2 पाई आर एच पे जब आप करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 16, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 21/12 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फार्मूला है कि देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर माने त्रिज्या और एच की मतलब ऊंचाई हो जाती है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुरप्रीत सिंह सिंधु और संजू देवी। तो सही उत्तर है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा 2020 के लिए गुरप्रीत सिंह सिंधु और संजू देवी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड किस देश की हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों डच लेखक हैं ये। डच का मतलब नीदरलैंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, ये नीदरलैंड की निवासी हैं और इनका पहला उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए यह पुरस्कार पाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। इनकी उम्र मात्र 29 वर्ष है। ये 2018 में प्रकाशित हुई थी। एक कट्टर ईसाई किसान परिवार की कहानी है। तो सही उत्तर है, ये लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड 29 वर्षीय लेखिका हैं और 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इनको मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दोस्तों, नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व भोजन कार्यक्रम को देने की बात की गई है और यह भूखमरी मिटाने और राज्य सुरक्षा पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा गायकी, मुबारक अली खां। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए श्रीराम श्रीवास्तव ये हारमोनियम वादक नहीं जबकि वायलिन वादक हैं। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि ब्रज क्षेत्र में रास नृत्य होता है, मिर्जापुर में बिरहा प्रचलित है और मुबारक अली खां गायकी से संबंधित हैं। तो बी, सी और डी ऑप्शन सही सुमेलित हैं, जबकि पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव सही सुमेलित नहीं है। श्रीराम श्रीवास्तव एक वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल देखिए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी हमीरपुर। दोस्तों, अर्जुन बांध नहर जो है ये एक तरह से देखा जाए तो महोबा जिले में चरखारी में है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई 22 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पति विशेषज्ञ ऐसा कोई पौधा पा जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, आविष्कार, सृजन, नूतनतन या खोज। तो सही उत्तर है खोज। खोज का ऑप्शन 4 है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, खोज कहा जाएगा यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पति विशेषज्ञ ऐसा कोई पौधा पा जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। अगला प्रश्न है श्रेणी से संबंधित है। देखिए सीरीज से एक श्रेणी है 5, 7, 9, 11, 13 और इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, आपको बताना है। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके 100वें क्रम पर क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला है, n वां पद का मान यानी tn का मान जो होता है वो होता है a + n - 1 a + 1 - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले पे जब आप लगाएंगे तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 5, n - 1 मतलब 100वां पद है तो 100 - 1 इंटू डी
तो जो सर्वांतर है इसमें 2 का अंतर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, तो 5 प्लस 100 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 99 गुणे 2। तो 5 प्लस 99 गुणे 2 का मान दोस्तों 198 हो जाएगा। तो ये 203। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 203। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? तो देखिए, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय जो कहता है इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा? इसकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संजय अपने पुत्र या पुत्री का चित्र देख रहा है। तो सही उत्तर अपने पुत्र का, क्योंकि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो सही उत्तर संजय अपने पुत्र या पुत्री का चित्र देख रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, आपको बताना है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और भारत का स्थान इसमें 77वां है। 77 वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो सही उत्तर है 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के किंग सलमान अब्दुल्ला अल सऊद की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और इसका थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। तो सही उत्तर है किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा कि जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन है ये आपके दोस्तों देखिए 15वां शिखर सम्मेलन जो है ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार देखिए जोसेफ रोबिनेट बाइडन, JR बाइडन जूनियर, जो बाइडन के नाम से जाने जाते हैं, अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा GIC प्रवक्ता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसके लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो GIC प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ दोस्तों सामान्य अध्ययन के अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।